प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा किए विचार, अटल जी को दी श्रद्धांजलि, संस्कृत भाषा के महत्व और केरल की बाढ़ सहित विभिन्न मुद्दों पर की बातें। देश और प्रदेश में परंपरागत हर्षोल्लास और धार्मिक वातावरण में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी रक्षाबंधन की बधाई। अयोध्या का प्रसिद्ध सावन झूला मेला आज हो रहा है संपन्न। श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु सरयू में कर रहे हैं स्नान, मंदिरों में पूजा अर्चना के हो रहे हैं विशेष अनुष्ठान। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान को किया शुरू, कहा स्वस्थ भारत से ही बनेगा सशक्त भारत। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में अटल जी को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी एक महान दूरदर्शी राजनीतिक सुधारक थे, जिन्होंने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलते हुए सुशासन की शुरुआत की थी। अटल जी के लिए जिस प्रकार का स्नेह, जो श्रद्धा और जो शोक की भावना पूरे देश में उमड़ पड़ी, वो उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाती है। अटल जी ने भारत को जो पॉलिटिकल कल्चर दिया, पॉलिटिकल कल्चर में जो बदलाव लाने का प्रयास किया, उसको व्यवस्था के ढांचे में ढालने का प्रयास किया, और जिसके कारण भारत को बहुत लाभ हुआ है और आने वाले दिनों में बहुत लाभ होने वाला है, ये भी पक्का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संस्कृत भाषा में एक श्रोता के साथ संवाद कायम किया। उन्होंने संस्कृत भाषा को देश की आत्मा बताया। संस्कृत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषा के महत्व और इसकी महानता का उल्लेख किया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में संस्कृत में ही एक सवाल का जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री महोदय, नमस्काराः। अहं चिन्मयी बेंगलुरुनगरे विजयभारती विद्यालये दशमकक्षायां पठामि। महोदय, अद्य संस्कृतदिनम् अस्ति। संस्कृतभाषा सरला इति सर्वे वदन्ति। संस्कृतभाषया वयं बहवः अत्र सम्भाषणम् अपि कुर्मः। अतः संस्कृतस्य महत्त्वविषये भवतः कः अभिप्रायः इति कृपया वदतु। भगिनी चिन्मयी, भवती संस्कृतेन प्रश्नं पृष्टवती। बहुत्तमम्, बहुत्तमम्। अहं भवत्याः अभिनन्दनं करोमि। संस्कृत सप्ताहस्य निमित्तं देशवासिनां सर्वेषां कृते मम हार्दिक शुभकामनाः। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संस्कृत भाषा की शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा ज्ञान का भंडार है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में है। चाहे वह विज्ञान हो या तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो या स्वास्थ्य हो, एस्ट्रोनॉमी हो या आर्किटेक्चर हो, गणित हो या मैनेजमेंट हो, अर्थशास्त्र की बात हो या पर्यावरण की हो। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के मंत्र हमारे वेदों में विस्तार से उल्लेख है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अनंत शब्दों की निर्मिति संभव है। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अनंत शब्दों की निर्मिति संभव है। 2000 धातु, 200 प्रत्यय यानी सफिक्स, 22 उपसर्ग यानी प्रीफिक्स और समास से अनगिनत शब्दों की रचना संभव है। और इसलिए किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव या विषय को एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत भाषा को देश की आत्मा बताया और उन्होंने कहा कि यह भाषा हमारी धरती से, हमारी परंपरा से जुड़े होने के कारण इसे समझना बेहद आसान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान केरल में आई भीषण बाढ़ को लेकर अपना दर्द व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरे देशवासी आपदा की इस घड़ी में राज्य के लोगों के साथ खड़े हैं। मन की बात कार्यक्रम के 47वें अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में आई भीषण बाढ़ पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आपदा में घायल हुए लोगों से जल्द स्वस्थ होने की कामना की और लोगों के जज्बे और अदम्य साहस के बल पर केरल के जल्द ही फिर से उठ खड़े होने का विश्वास भी व्यक्त किया। केरल में भीषण बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आज इन कठिन परिस्थितियों में पूरा देश केरल के साथ खड़ा है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को गंवाया है। जीवन की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं शोक संतप्त परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 125 करोड़ भारतीय दुख की इस घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से केरल के लोगों का दुख बांटने की अपील की है ताकि उनकी मुसीबतें कम की जा सकें। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के जवान केरल में चल रहे बचाव कार्य के नायक हैं। हम सभी जानते हैं कि सशस्त्र बलों के जवान केरल में चल रहे बचाव कार्य के नायक हैं। उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरएएफ, हर किसी ने राहत और बचाव अभियान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं एनडीआरएफ के जाबाजों के कठिन परिश्रम का भी विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। संकट के इस क्षण में उन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास दिलाया कि केरल और अन्य आपदाग्रस्त हिस्सों में पूरा देश संकट की घड़ी में उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ ही संस्कृत भाषा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की बाढ़ की चर्चा करते हुए सेना के जवानों की भी बात की, जो एक जिंदगी को बचाने के लिए खुद अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा रहे हैं। उन्होंने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और एशियन गेम्स में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी का जिक्र करते हुए कहा मानो लखनऊ के मन को छू लिया हो। तो मोदी जी ने जो बात कही संस्कृति के बारे में, उन्होंने इस बात को बताने का प्रयास किया कि हम विश्व गुरु थे और आज भी हैं। हमारा जो कल्चर है उस कल्चर को हम ना छोड़ पाए ना छोड़ पाएंगे। जहाँ तक उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया केरल की आपदा को लेके, एक पीड़ा केरल की तरफ है, एक पीड़ा हमारे अटल जी के प्रति है, उसको भी छूने का प्रयास किया। दूसरी तरफ उन महिलाओं की तरफ भी उन्होंने वक्तव्य प्रस्तुत किया जो मुस्लिम महिलाएं जो तलाक वाले मुद्दे को भी छूने का प्रयास किया। उन छोटी बेटियों की तरफ भी किया जो रेप का शिकार होती हैं, उनके लिए कैसा सख्त कानून बने। इसलिए मैं मोदी जी के मन की बात से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी जो भी हमारे बीच में वक्तव्य रखते हैं, उन्होंने केरल की जो घटनाओं के ऊपर अपनी संवेदना जाहिर की, वो पूरे मतलब अपने देश क्या विदेशों से भी जाहिर हो रही है। लेकिन उसमें जो हमारे सैनिक भाई लोगों का योगदान है वो अविश्वसनीय है और उनकी वजह से हमें ये हमेशा महसूस होता रहता है कि हमारे यहाँ संस्कृति, विश्वास, प्रेम और एक दूसरे के बीच में जो भाईचारा है वो बना हुआ है। इस वक्त देश के जो हालात हैं, केरल में बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के युवा इंटरनेशनल लेवल पर भारत माता की जयकार के नारे लगवा रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ मेडल लेकर आ रहे हैं। इससे हमारे देश का नाम विश्व पटल पे जागृत हो रहा है। यही युवाओं को मैसेज देने के लिए योगी जी ने कहा। योगी जी ने इंजीनियर्स डे के लिए भी इस पे विशेष शुभकामनाएं दी। योगी जी ने, मोदी जी देश के इंजीनियर्स को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे जो विश्व में जो भी संस्कृति चल रही है उसका सार हिंदुस्तान से ही है। और यहाँ के जो भवन है, अभी कर्नाटक के भवन के बारे में, महाराष्ट्र के भवन के बारे में, मंदिर के बारे में उन्होंने उजागर किया एक विषय, तो ये इंजीनियर्स के लिए एक प्रेरणादायी विषय। ये हमारी संस्कृति जो है संस्कृत से ही तो है। अगर संस्कृत ही नहीं है तो हमारी संस्कृति, और जैसा हम लोग पीछे जाएंगे देखेंगे तो हमारे वेद पुराण सब हैं तो संस्कृत में ही। तो ये बहुत अच्छा प्रयास और कदम है मोदी जी का कि संस्कृत को बढ़ाया जाए, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, जिससे लोगों को भारत के बारे में जानने का और उसको समझने का अवसर मिले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र और राज्यों का चुनाव एक साथ हो तो ये अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और अटल जी के जीवन और कार्यों की चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों से नई पीढ़ी को अटल जी के बारे में जानकारी मिली है और उन्हें अटल जी के रास्ते पर चलकर देश को एक नई दिशा देने के बारे में प्रोत्साहन भी मिला है। उसने यह विषय उठाया। साथियों, रक्षाबंधन के अलावा श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। गाजियाबाद से कीर्ति, सोनीपत से स्वाति वत्स, केरल से भाई प्रवीण, पश्चिम बंगाल से डॉक्टर स्वप्न बनर्जी। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में उन विषयों को गिनाया कि कैसे राज्यों में एक बड़ी सोच के तहत उन्होंने केंद्र और राज्य में जो जनसंख्या है, विधायकों की संख्या है, उसके आधार पर कैसे मंत्रिमंडल का गठन हो। पहले राजनीतिक आधार पर ये चीजें होती थी। इन निर्णयों का प्रतिपादन किया और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को जिस प्रकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में प्रस्तुत किया, बढ़ावा दिया, आज उसी स्वस्थ परंपरा को बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि एक देश एक चुनाव की जब बात हो रही है तो बहस होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष आना चाहिए, निर्णय सब मिलकर करेंगे, पर विचार स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र विचारों का आह्वान है। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भाई बहन के इस त्योहार में आज के इस खास दिन पर सभी बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में भी काफी चहल पहल है। में भाई बहन को वचन देता है कि वो उसकी जीवन भर रक्षा करेगा। रक्षाबंधन के अवसर पर बाजारों में खूब रौनक है। बाजार राखियों से भरे होते हैं। रंग बिरंगी राखियां इस त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। कहीं 2 डोर के धागों की राखियां हैं, कहीं खूबसूरत डिजाइन्स हैं। चांदी और सोने की राखियां भी आकर्षण का केंद्र होती हैं। बच्चों के लिए कार्टून्स की राखियां भी उपलब्ध होती हैं। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार। राष्ट्रपति ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर सभी देशवासियों को बधाई। इस पर्व का उल्लास हमारे बीच भाईचारे की भावना को मजबूत बनाए और हमें ऐसा समाज बनाने की प्रेरणा दे जहां महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाता हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर सभी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोटी बच्चियों ने भी राखी बांधी। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनकी हौसला अफजाई की। प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देश और प्रदेशवासियों को भाई बहनों के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन सामाजिक सद्भाव और महिलाओं के लिए आदर तथा सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। भारत में यह पर्व गुरु शिष्य परंपरा को मजबूत करने से भी जुड़ा हुआ है। अयोध्या में आज सावन झूला मेला के मुख्य स्नान पर्व श्रावणी पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही सरयू में स्नान करके कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस अवसर पर नागेश्वरनाथ, क्षीरेश्वरनाथ सहित सभी शिव मंदिरों में दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक के धार्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं। पिछले पखवाड़े से अयोध्या के मंदिरों में चल रहा राम जानकी और चारों भाइयों के स्वरूप और चल विग्रहों से सुशोभित झूलना उत्सव भी आज संपन्न हो रहा है। प्रशासन ने इस मौके पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पोषण मिशन अभियान की शुरुआत की।
उन्होंने कहा कि भारत को मजबूत रखने का रास्ता स्वास्थ्य विभाग से होकर गुजरता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कुछ ऐसे अस्पतालों का जिक्र किया जिन अस्पतालों में बच्चों को गंदगी में रखा जाता था। 25 बच्चों के वार्ड में 100 बच्चों को रखा जाता था। उन्होंने कहा कि अब हालात बदले हैं। 1998 से लगातार हम पूर्वांचल की त्रासदी को सदन में उठाते रहे हैं और अब पूर्वांचल की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वर्ष 1978 से शुरू हुई दिमागी बुखार की बीमारी को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने पिछले साल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए एक वृहद अभियान चलाया है जिसमें कई विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। 38 जिलों में वैक्सीनेशन का काम पूरा किया गया है, जिसके कारण इस वर्ष पूर्वांचल में बच्चों की मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। गोरखपुर गया था। गोरखपुर में केवल इस बात को देखने के लिए गया था कि इंसेफ्लाइटिस का प्रभाव क्या रहा, क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीनेशन भी समय पर इस बार प्रारंभ किए। स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के अलावा इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित उन 7 जनपदों में जो सबसे अधिक प्रभावित थे, गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर है, बस्ती है, इसमें हम लोगों ने कहा प्रत्येक स्कूल में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। हर एक में आरओ नहीं लगा सकते तो कम से कम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पहले चरण में करिए, फिर उसके बाद आरओ भी वहां पर स्थापित करिए। अलग अलग शौचालय बनाइए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत वर्ष गोरखपुर में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें मौत की जो एक थी कि इंसेफ्लाइटिस में मौत, मरने वाले बच्चों की संख्या 200 से ज्यादा थी, इस बार जब मैं गया तो ये संख्या 10 से कम थी। मात्र 10 से भी कम मौतें हुई, और वह भी तब जब पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और आपका नेपाल की तराई का एक बड़ा भूभाग अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे निर्भर करता है। मेरा मानना है जहां चाह वहां राह। लोगों के अंदर एक भाव पैदा हो तो कोई कारण नहीं कि हम समाज को कुपोषण से मुक्त न कर सके। प्रदेश में पोषण मिशन अभियान की शुरुआत के क्रम में आजमगढ़ में भी शनिवार को सुपोषण स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रविंद्र कुमार और जिला कार्यक्रम अधिकारी इफ्तिखार ने महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करके परामर्श और निःशुल्क दवा का वितरण किया। जिलाधिकारी ने इस मौके पर महिलाओं और स्वास्थ्य कर्मियों को कुपोषण से मुक्ति के लिए संघर्ष करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य डलिया किट देकर उनकी गोद भराई भी की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि आजमगढ़ के 497 स्थानों पर सुपोषण स्वास्थ्य मेला लगाया गया है और नोडल अधिकारी इन मेलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लाभार्थी महिलाओं ने कुपोषण से मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रतिबद्धता जताई। मेरा गोद भराई हुआ कुपोषण दूर करने के लिए यहाँ पे डीएम साहब आए थे और हमारा गोद भराई हुई का रस्म हुआ है। स्वास्थ्य जानकारी के लिए देते हैं और यही सब बता रहे थे कि ध्यान रखो, स्वस्थ रखो, शरीर रखो अच्छा, बच्चा भी अच्छे से रखो। आयरन टैबलेट, फोलिक एसिड और उनकी तमाम प्रकार की जांचें, ORS और साथ साथ पोषाहार गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को दिया जा रहा है हर सेंटर पर। यहाँ आज मैंने शुभारंभ किया है और पूरे जिले को मैंने नोडल ऑफिसर्स तैनात कर रखे हैं जो वहाँ पर ड्यूटी लगी हो जाएंगे और देखेंगे कि ये मेला सही ढंग से चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं हर जगह हैं और सभी जो जहाँ आवश्यकता है वहाँ सबको सुपोषण के लिए उनको पोषाहार मिल रहा है और दवाइयाँ दी जा रही हैं। अंबेडकर नगर में भी जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय परिसर में पोषण मेले का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुरेश कुमार द्वारा स्वास्थ्य पोषण मेले में मौजूद गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को पोषक आहार वितरित किया गया। जिलाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि सभी लोगों को कुपोषण से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी बड़े पैमाने पर दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक और उपकेंद्रों में भी सुपोषण मेले का आयोजन करके लोगों को जागरूक किया जाएगा।
कुपोषण मुक्ति का अभियान पूरे देश में चल रहा है। हमारे प्रदेश में भी उतनी ही गति से चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने सोचा कि कुपोषण का जो अभियान हम चला रहे हैं उसको और थोड़ा सा गंभीरता से और थोड़ा सा गहनता से इस पे जोर दे के सुपोषण मेले आयोजित किए जाएं। इन मेलों में जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, किशोरियों को आमंत्रित किया जाए और उनको पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, स्वस्थ प्रसव, स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ किशोरी, इनके लाभ के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, इससे उनको जानकारी दी जाए। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री और आयशा तथा मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलिल कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री से उन्नाव जिले के कटरी और शुक्लागंज क्षेत्र में गंगा की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में तेजी लाए जाने की मांग की है। आज जारी एक बयान में सलिल मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार जिस प्रकार इस वर्ष प्रदेश भर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशीलता के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है, वो प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि उन्नाव में गंगा के बांध का पानी छोड़े जाने के पहले ही प्रशासन सतर्क होना होगा और स्थानीय लोगों को भी समय पर सूचना देनी होगी, जिससे जानमाल का नुकसान बचाया जा सके। सलिल मिश्र ने बताया कि कटरी क्षेत्र में गंगा की कटान से पहले ही बड़ी संख्या में गांव बाढ़ से घिर चुके हैं और शुक्लागंज में भी कई मोहल्लों में जल भराव है। गोरखपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा के पहुंचने पर कल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता ने अस्थि कलश पर फूल मालाएं चढ़ाकर अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के बाद अस्थि कलश यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई राप्ती नदी के तट पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अटल जी की अस्थियां राप्ती नदी में विसर्जित की गईं। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि जब भी देश के विकास की बात होगी, मोबाइल क्रांति, सड़कों का विकास और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की बात होगी, तो सदैव अटल जी याद किए जाते रहेंगे। वास्तव में अटल जी का एक विराट व्यक्तित्व हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करना है कि व्यक्ति किसी बड़े घर में पैदा होने से बड़ा नहीं होता, बल्कि इसका कृतित्व उसे महान बनाता है। और अटल जी का कृतित्व न केवल उनके इस विराट व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाइयां प्रदान किया है, अभी तो उनके विराट व्यक्तित्व ने भारत के लोकतंत्र को, भारत की राष्ट्रीयता को एक नई ऊंचाई प्रदान की। आज के इस अवसर पर हम लोग सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा शनिवार को झांसी के सर्किट हाउस पहुंची, जहां भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और आमजन ने अटल जी की कलश यात्रा को फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव और विधायक रवि शर्मा, राजीव पारीक्षा भी मौजूद रहे। यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिस समय देहांत हुआ था, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी देखने गए थे मदरसा। उन्होंने कहा कि सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में मार्ग ढूंढना पड़ेगा। वह नौजवान मार्ग ढूंढता हुआ, संघर्ष करता हुआ सदन के अंदर न कांग्रेसियों के सामने झुका, लेकिन सभी का सम्मान किया, सभी का प्यार दिया, सभी को, देशवासियों, सभी पार्टियों के से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया। इस राष्ट्र के नायक हुए, जन नायक के रूप में काम किया और सरकार भी बनाया। सरकार बनाने के बाद गांव की सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क योजना, हाईवे, नेशनल हाईवे, जो भी आज जाएगा सड़क पर, लोग याद करेंगे अटल जी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा के कासगंज पहुंचने पर यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई सोरों तीर्थ स्थल में हर की पैड़ी पर पहुंची, जहां अस्थियों का विसर्जन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम जनता, भाजपा के कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। महामानव अटल बिहारी वाजपेयी जी, इस देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, कविवर अटल बिहारी वाजपेयी जी
जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया, राजनीतिक क्षेत्र को एक नई दिशा देने का काम किया। संसद की गरिमा क्या होती है यह उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद देश का कार्यकर्ता अत्यंत व्याकुल था, व्यथित था उनकी मृत्यु पर। निकले हर वर्ग का व्यक्ति, हर दल का व्यक्ति, हर जात मजहब का व्यक्ति जिस प्रकार सड़क पर उमड़ा उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अस्थि कलश यात्रा के दर्शन करने के लिए, सच में वो अद्भुत नेता थे। वो दलों से ऊपर उठकर के नेता थे। और मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि तन समर्पित, मन समर्पित, थोड़ी है जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूँ। अपना पूरे जीवन का कण कण क्षण क्षण देश की सेवा में उन्होंने लगाया और हम सबको लिए भी देश के लिए जीने का संदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा के बलिया मऊ होते हुए कल शाम आजमगढ़ में पहुंचने पर तेज बारिश के बावजूद भी लोग सड़क के दोनों तरफ कतारबद्ध होकर अस्थि कलश का दर्शन पाने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भाव विभोर दिखाई दिए। देर शाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आजमगढ़ के राजघाट पर तमसा नदी में मंत्रोच्चार के साथ विसर्जित की गई। रायबरेली में भी युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए कौशल विकास केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसमें युवाओं के कौशल को निखार कर उन्हें रोजगार मुहैया करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें उन बेरोजगार युवकों को भी शामिल किया गया है जो कम पढ़े लिखे या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन्हें भी हुनरमंद बनाकर रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। इसके तहत 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करके कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। रायबरेली में योजना के तहत 20 सेंटरों के माध्यम से लगभग 3500 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। लाभार्थियों ने बताया कि कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर परिवार चलाने में वे भी आर्थिक सहयोग कर रहे हैं और इससे उनकी स्वावलंबता भी बढ़ी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।